हेलो क्लास। आज हम सबसे पहले तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11 का अपना टर्म 1 का सिलेबस देखेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे टर्म टोटल सिलेबस में 4 यूनिट हैं, जिसमें शुरुआत की 2 यूनिट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम और दूसरी यूनिट इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम हमारी 10 मार्क्स की है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन हमारी 25 मार्क्स की है। तो ये दोनों शुरुआत की यूनिट हमारी टर्म 1 में आती हैं और ये हमारी टोटल 35 मार्क्स का वेटेज रखती है। तो अभी हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड यूनिट अगर हम देखें तो हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो ये हमारी जो सेकंड यूनिट है ये टोटली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है और जो हमारे प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज जो हमारे सिलेबस में है उसका नाम है पाइथन। तो हम यहाँ पे टोटल जो भी सेकेंड यूनिट में काम करेंगे वो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे। और उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या अपने मोबाइल पे आप लोग पाइथन पे काम कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप पाइथन की साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से पाइथन डाउनलोड करना होगा और आप फिर उसमें आईडीएलई पे काम कर सकते हैं। और आईडीएलई आप यहाँ पे सर्च करके, जैसे मैं यहाँ पे आईडीएलई लिखता हूँ तो यहाँ पे पाइथन की आईडीएलई ओपन हो जाएगी और आप यहाँ पे पाइथन पे काम कर सकते हैं। और अगर मोबाइल पे काम करना है तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है पाईड्रॉयड ऐप आता है एंड्रॉयड पे, आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर पे आईडीएलई पे काम करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। हमें कंप्यूटर से कोई ना कोई, जब भी हमें कोई काम कराना होता है तो हमें किसी ना किसी फॉर्म में आदेश देना होता है, उसे इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो इसी इंस्ट्रक्शन देने की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर को जब हम आदेश देते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर को जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में देते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। मान लीजिए हमें कंप्यूटर से कहना है कि दो नंबर्स को सम करने के लिए, तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा, तो उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और वो इंस्ट्रक्शंस जो हम दे रहे हैं, मान लीजिए 4 इंस्ट्रक्शन हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी वो 4 हैं, तो वो 4 इंस्ट्रक्शंस क्या हुआ, वो इंस्ट्रक्शंस का जो सेट हुआ उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। तो जब भी हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो उसको कोई आदेश देना है, तो उसको आदेश देने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। और वो आदेश हम जिसके थ्रू दे रहे हैं वो प्रोग्राम के थ्रू देते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कंप्यूटर को जो भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस का सेट दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया, जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो क्रिएटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो जो हमारा प्रोग्राम हुआ वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट हुआ, और जो इंस्ट्रक्शंस के सेट को लिखने की प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। और पाइथन हमारे सिलेबस में है। पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि इंटरप्रेटेड हम इसे क्यों बोलते हैं। मान लीजिए हमें पाइथन में कंप्यूटर को बोलना है कि वो प्रिंट करे हेलो, मान लीजिए, तो उसके लिए हम पाइथन में, मान लीजिए हम यहाँ आईडीएलई पे चले जाते हैं और हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो। यहाँ पे देखिएगा हेलो जो मैं लिख रहा हूँ वो हमारा डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। अभी मैंने इसको इंटर दबाया तो यहाँ पे कंप्यूटर ने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारी इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे मैंने सिंगल इंस्ट्रक्शन दी है। अगर कई सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो उनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। और ये हमारी इंस्ट्रक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि पाइथन में हमारा प्रिंट लिखने का तरीका ये होता है। बाकी लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं। तो ये हमारी जिस लैंग्वेज में हमने लिखा वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनके सेट को हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो ये हमारा हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड हम इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो, तो इसको तो हम समझ सकते हैं कि प्रिंट मतलब कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं प्रिंट करने के लिए हेलो। लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इंग्लिश, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। तो ये जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी यहाँ पे, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है मशीन लैंग्वेज में। और उस मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं या तो कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का। तो जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो कंपाइलर इंटरप्रेटर का यूज करती है, तो इसीलिए हम इसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। तो और ये 1991 में रिलीज हुई, काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने प्रिंट लिख दिया तो उसने हमारा प्रिंट कर दिया।
और इसका सिंटेक्स काफ़ी ईजी होता है। सिंटेक्स क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। तो इसका हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, या मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं पाइथन के फीचर्स। तो सबसे पहला तो ये इजी टू यूज है, हम इसको काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि हमने लिख दिया प्रिंट और उसने हमारा जो भी हमें प्रिंट करना था उसने प्रिंट कर दिया। तो सिंपल सिंटैक्स हमने देखा, सिंटैक्स सिंपल होता है। सिंटैक्स मैंने बताया क्या होते हैं, किसी लैंग्वेज में कोई सेंटेंस लिखना होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इंग्लिश में लिखना है तो मान लीजिए ये हमारे कुछ रूल हैं, पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। मान लीजिए सचिन प्लेज क्रिकेट, तो हमारा ये इंग्लिश में हमने किसी रूल के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फ्रेम किया है। तो इसी तरीके से जब हम किसी लैंग्वेज में किसी सेंटेंस या किसी स्टेटमेंट को लिखते हैं तो उसके भी कुछ रूल होते हैं कि वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा है तो ये प्रिंट ही होना चाहिए, क्योंकि पाइथन इसको प्रिंट को ही समझेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट 1 2 3 या कुछ भी लिख दूँ तो पाइथन उस पर एरर दे देगा। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट को चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट एफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ गई कि नेम प्रिंट एफ इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब सिंटेक्स मतलब एक सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू हम वहाँ पे सेंटेंस या स्टेटमेंट फ्रेम करते हैं। अब जैसे ही हम वो रूल्स को वायलेट करते हैं हमारी एरर आ जाती है। तो हमारा जो पाइथन का है वो सिंटेक्स सिंपल होता है, जैसे हमने देखा प्रिंट लिख दिया वो वहाँ पे प्रिंट हो गया। पाइथन प्रोग्राम्स आर जनरली स्मॉलर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा। तो जैसे अगर हम सेम प्रोग्राम जावा में लिखें और सेम पाइथन में लिखें तो जनरली पाइथन का प्रोग्राम जो होते हैं वो कम लाइनों में हम लिख सकते हैं। तो पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, मैंने पहले भी इसका अभी आया था। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम किसी भी लैंग्वेज जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम ऐसी लैंग्वेज में लिखते हैं जिसको हम आसानी से समझ सकें। जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो, तो उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको समझ नहीं सकता। तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसे कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट होता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर के द्वारा। तो अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो हम आसानी से समझ सके। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके। तो पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जो हाई लेवल है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को उसको समझने के लिए कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए पाइथन को हम क्या बोलते हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज एंड फर्दर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। Human can easily understand high level language and compiler or interpreter is required for translation। तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर, हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा कन्वर्ट करते हैं और तब उसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझ पाता है। तो डायरेक्टली नहीं समझता, उसको कन्वर्ट करके समझ पाता है। तो हमारा जो पाइथन है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। यहाँ पे हमने बताया इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है, तो पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करता है, इसलिए हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बोलते हैं। और पाइथन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है, और पाइथन में जो है वो केस सेंसिटिव है। तो इसका मतलब अगर हम नंबर लिखें, ये हमने कैपिटल लेटर्स में सारा लिखा हुआ है और यहाँ हमने स्मॉल लेटर में नंबर लिखा है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पाइथन में ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी। अब हम देखते हैं कि पाइथन में हम कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पाइथन की साइट पे जाके पाइथन की एक सी फाइल हमें डाउनलोड करनी होगी, उसको सिस्टम में इंस्टॉल करनी होगी। यहाँ से हम जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम IDE को ओपन करेंगे, हमने IDE ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और फिर वहाँ पे हम कुछ ना कुछ टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जब हम IDE ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 3 एरो दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अभी हम इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। पाइथन में काम करने के 2 तरीके होते हैं, पहला इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। तो अभी 3 एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हम काम कर रहे हैं इंटरेक्टिव मोड में। तो भी मैं दोनों तरीकों में अंतर भी दिखाऊंगा आपको। अब हम देख लेते हैं पाइथन पे कोई चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है, तो अभी हमने देख भी लिया कि हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू उसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन क्या है, यूज टू प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन, और इसका सिंटेक्स क्या होता है, प्रिंट और उसके बाद ब्रैकेट में हम कोई स्ट्रिंग देते हैं, कोई एक्सप्रेशन देते हैं या कोई वेरिएबल देते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे स्ट्रिंग, एक्सप्रेशन, वेरिएबल क्या क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया, हमने हेलो प्रिंट कराया। तो जब भी हम किसी चीज़ को डबल कोट के अंदर लिखते हैं तो वो हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग। एक्सप्रेशन हमारी क्या होती है, कई सारे वेरिएबल्स और हमारे ऑपरेटर्स का कलेक्शन होता है। तो इसमें ऑपरेटर और ऑपरेंड्स आ जाते हैं, और या तो हम वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें प्रिंट 1 2 2, आउटपुट में क्या हो जाएगा, 1 2 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे अगर हम प्रिंट करें सिंगल कोट में पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आउटपुट पे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्रिप्ट मोड में
ये प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से प्रिंट को स्क्रिप्ट मोड में यूज करें या इंटरेक्टिव मोड में यूज करें, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने देखा था एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स का। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, मतलब उसमें हम कई सारी वैल्यू असाइन कर सके, या ऑपरेटर्स, ऑपरेटर मतलब जिसके थ्रू हम कोई ना कोई ऑपरेशन करते हैं। तो जो एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। तो अब हम ऑपरेटर देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 और हम लिखते हैं सम इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है और हम लिखते हैं सम इक्वल टू a प्लस b। तो यहाँ पे जो a और b है उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड, और जो प्लस है जो ऑपरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो a और b है ऑपरेंड और प्लस है हमारा ऑपरेटर। तो पाइथन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। तो ऑपरेटर क्या है? ऐसा सिंबल है जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑपरेंड हमारे क्या हैं? ऐसे वेरिएबल जिन पे हम वेरिएबल या वैल्यू जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके द्वारा हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑपरेंड हमारे क्या है? ए और बी। ऑपरेटर हमारा क्या है? प्लस। मान लीजिए जैसे हमें सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखना है तो हम लिखेंगे क्या? ये 3 एरो क्या शो कर रहे हैं कि हम इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हमने देखा, मैंने बताया कि मोड्स हमारे 2 तरीके के होते हैं पाइथन में काम करने के। पहला होता है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। तो इंटरेक्टिव मोड में जब हम काम करते हैं, जब हमें कोई छोटा प्रोग्राम लिखना है या हमें कोई सिंटेक्स चेक करना है, मान लीजिए हमें प्रिंट का सिंटेक्स नहीं पता और हम 2-3 हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, तो हमने एक बार प्रिंट एफ लिखा तो एरर आ गई, फिर हमने प्रिंट 1 2 3 लिखा तो एरर आ गई, और फिर जब लास्ट में हमने प्रिंट लिख दिया, हेलो लिख दिया, तो वो काम कर गया। तो अगर हमें कोई छोटा प्रोग्राम लिखना है तो हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ कर रहे हैं, ये 3 एरो। तो इंटरेक्टिव मोड में क्या रहता है? जैसे मान लीजिए मैं जैसे ही आईडी को यहाँ से बंद करूँगा तो जो भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी, वो सारी गायब हो जाएंगी क्योंकि हमने उनको कहीं सेव तो किया नहीं। तो इंटरेक्टिव मोड इसीलिए होता है कि हमें छोटे प्रोग्राम्स अगर लिखने हैं, कोई चीज़ चेक करनी है, तो हम इंटरेक्टिव मोड का यूज़ करेंगे। और जब हमें बड़े प्रोग्राम्स लिखने हैं, कोई चीज़ सेव करके रखनी है, तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करेंगे। तो स्क्रिप्ट मोड में मान लीजिए हमने 10 लाइन का कोई प्रोग्राम लिखा और हमने उसको सेव करके रख दिया, फिर नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं उसको दोबारा रन करना, तो हम उसी फाइल को दोबारा ओपन करेंगे और उसको रन कर सकेंगे। तो ये 2 हमारे मोड हैं। अभी हमने इंटरेक्टिव मोड में ही काम करके इसमें देखा है, अब हम स्क्रिप्ट मोड में भी देखेंगे। इन इंटरेक्टिव मोड वी एग्जीक्यूट पाइथन स्टेटमेंट इन ए कमांड लाइक सेल। तो एक कमांड लाइक सेल है, आइडियली सेल, इसमें हम जो इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट व्हाइल रनिंग प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन एक्टिव मेमोरी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 6। तो हमने a इक्वल टू 5 लिखने के बाद इंटर दबाया, b इक्वल टू 6 लिखने के बाद इंटर दबाया, तो अभी तक a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों इसकी मेमोरी में है। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए लिखता हूँ सम इक्वल टू a प्लस b और फिर मैं कर देता हूँ प्रिंट सम। अब मैंने यहाँ पे सम प्रिंट कर दिया तो हमारा 11 प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक जब तक हमने सम प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू इसकी मेमोरी में थी, यहाँ पे a प्लस b की वैल्यू मेमोरी में थी। तो इट गिव्स इमीडिएट फीडबैक, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, हमें इमीडिएटली रिजल्ट मिल गया। फॉर ईच स्टेटमेंट वाइल रनिंग प्रीवियसली स्टेटमेंट्स इन एक्टिव मेमोरी। तो प्रीवियस स्टेटमेंट जो थे वो भी एक्टिव मेमोरी में रहते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरेक्टिव मोड। और ये जो 3 एरो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं इंडिकेट्स दैट द पाइथन सेल इज रेडी टू सेंड कमांड टू पाइथन इंटरप्रेटर। तो ये जो हमारी सेल है ये हमारी कमांड को पाइथन इंटरप्रेटर तक भेजने के लिए तैयार है। ये 3 एरो यहाँ पे शो करते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड इज यूजफुल इन एक्सप्लोरिंग पाइथन सिंटेक्स डीबग शॉर्ट प्रोग्राम्स। तो इंटरेक्टिव मोड हमारा हेल्पफुल होता है पाइथन सिंटेक्स को एक्सप्लोर करने में। जैसे मैंने बताया कि अगर हमें प्रिंट का सिंटेक्स नहीं पता है तो हम वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या छोटे प्रोग्राम्स को डीबग करने के लिए कि हमें एरर उसमें चेक करनी है तो वो हम कर सकते हैं। अब देखते हैं स्क्रिप्ट मोड। जब भी हमें बड़े प्रोग्राम्स लिखने हों या किसी प्रोग्राम को हमें सेव करने की ज़रूरत हो तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं। तो स्क्रिप्ट मोड में हम एक फाइल पे एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको .py
.py एक्सटेंशन फाइल से सेव करते हैं और उसको हम रन करते हैं। तो सूटेबल फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, जब भी हमें बड़े प्रोग्राम्स, ज़्यादा लंबे प्रोग्राम्स जिनमें काफ़ी नंबर ऑफ लाइन्स हो वो यूज करना हो तो हम स्क्रिप्ट मोड का यूज करेंगे। और तो हम सारी कमांड्स को यहाँ पे स्टोर भी कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड में हम चीज़ें सेव करते हैं, लेकिन हम इंटरेक्टिव मोड में चीज़ें सेव नहीं करते, हम सिंपली रन कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हमें स्क्रिप्ट मोड में यही काम करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइल और यहाँ पे मैं गया न्यू फाइल ओपन करते ही यहाँ पे अनटाइटल्ड लिख के देखिए एक फाइल ओपन हो गई। तो अनटाइटल्ड है अभी, मतलब ये सेव नहीं है। पहले चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा सेव पे ही चला जाता हूँ पहली बार ही। तो यहाँ पे मैं सेव पे जाऊँगा तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैं प्रोग नाम का एक फोल्डर है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया प्रोग्राम 1, ये हमारा पहला प्रोग्राम है। और यहाँ पे सेव एज टाइप .py अपने आप आ जाएगा यहाँ से। अब मैंने इसको सेव कर दिया तो अभी देखिए इसका नाम क्या हो गया, prog_1.py, मतलब ये हमारी पाइथन फाइल बन गई है। पाइथन फाइल तो बन गई, लेकिन अभी हमने इसमें कोई कोड नहीं लिखा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 5, b = 6। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ sum = a + b। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट सम। अब ये चीज़ हमारी, हमने प्रोग्राम लिख दिया है। यहाँ पे हम क्या करते थे, लिखते थे, लेकिन वो जब हम इसको बंद करते गायब हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल में लिख रहे हैं। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब ये हमारी prog1.py, इसी में चलिए हमने सेव कर दिया। ये हमारा prog1.py ये हमारा सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव हो गया, हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे रन मॉड्यूल में जाएंगे, ये रन हमने जैसे वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 11 आ गया, तो हमारी वो फाइल वहाँ पे सेव हो गई है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट मोड। अगर हम उसी फोल्डर में जाके देखें अपने डेस्कटॉप पे हम प्रोग फोल्डर में गए तो यहाँ पे prog_1.py फाइल बनी हुई है। अगर हम इसको ओपन करके देखना चाहें तो हम नोटपैड या किसी तरीके से इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए मैं नोटपैड+ में ओपन कर रहा हूँ इसको, तो हमारा ये प्रोग्राम फाइल ओपन हो गई। हम इसको कभी भी सेव है, कभी भी इसको रन कर सकते हैं, कभी भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। तो दो तरीके हो गए पाइथन में काम करने के, पहला इंटरेक्टिव मोड और दूसरा स्क्रिप्ट मोड। दोनों तरीके मैंने आपको दिखा दिए। तो मान लीजिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, हमारा x एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। तो x = कंप्यूटर साइंस, मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। पाइथन में कभी भी हमें स्ट्रिंग लिखनी होती है तो स्ट्रिंग को हम हमेशा सिंगल कोट, डबल कोट में लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंगल कोट में लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो x = कंप्यूटर साइंस, y = इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। हम कर देंगे प्रिंट x, y, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, कंप्यूटर साइंस स्पेस इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो मान लीजिए हमें इसको रन करके देख लेते हैं। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ही दिखा देता हूँ कि हम मान लीजिए न्यू फाइल एक हम बना रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम x = लिखते हैं इंडिया और y = हम लिखते हैं इज ग्रेट, ये हमने लिख दिया। अब हम प्रिंट क्या करा देते हैं, x + y। अब हम इसको सेव कर देते हैं। मैंने x, y वो किया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने सेव किया और मैं मान लीजिए डेस्कटॉप पे अपने प्रोग फोल्डर में ही सेव कर रहा हूँ और इसका मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ prog2, मान लीजिए प्रोग्राम 2, इसका नाम दिया। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई है prog_2.py। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा क्या प्रिंट हो गया, इंडिया इज ग्रेट। तो इस तरीके से हम, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम मान लीजिए हम देखते हैं, x = int input enter फर्स्ट नंबर और y = int input enter सेकेंड नंबर। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे int लिखा है, int का मतलब होता है इंटीजर। इनपुट फंक्शन हम पाइथन में कुछ भी इनपुट कराने के लिए यूजर से यूज करते हैं। इनपुट का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि जो यूजर है वो कीबोर्ड से कोई वैल्यू इंटर करे
तो हम उस केस में इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इंट का मतलब ये हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं अभी यूजर से, और इंटर फर्स्ट नंबर, और इनपुट के बाद ब्रैकेट में हम अंदर जो भी लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर वो यूजर को दिखाई देता है वैसा। तो और y इक्वल टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसी फाइल को एडिट कर देता हूँ, x इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और मान लीजिए सेम यही मैं एक सेकेंड नंबर भी यूजर से इनपुट करा रहा हूँ, उसका मैं वो वेरिएबल हमारा y इक्वल टू इंटर सेकेंड नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर x जो है वो y से बड़ा है, मैं मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज़ मैं नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली दोनों का सम प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट x प्लस वाई। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, x मतलब अभी हमने जो 5 और 6 वैल्यू दी थी x और y की, अभी हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं। इंट इनपुट, यहाँ पे देखिएगा इंट का जो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे क्लोज हुआ है, इनपुट का जो ब्रैकेट को स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे क्लोज हुआ है, और यहाँ पे जो हमारी डबल कोट स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये जो चीज़ ओपन कर रहे हैं वो चीज़ हमें क्लोज करनी होती है। जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया तो हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो ये रन हुआ। इंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए मैंने वैल्यू दी 100, इंटर किया। अब हमारे कंप्यूटर ने मांगा इंटर सेकेंड नंबर, मान लीजिए मैंने वैल्यू दे दी 200, तो उसने प्रिंट क्या कर दिया 300। तो ये हमारा हो गया कि हम यूजर से कैसे वैल्यू इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं इफ़ x इज ग्रेटर देन y। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 200, तो ये चेक करेगा क्या x y से बड़ा है, तो 100 और 200, तो x y से छोटा है। तो ये कंडीशन जो हम यहाँ पे हमने लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो मान लीजिए हमने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन y और उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। पाइथन में स्पेस की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अभी हम आगे भी देखेंगे, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो यहाँ पे हमने जो स्पेस छोड़ा है उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। और यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पे हमने लिखा है, मतलब ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हो सकता है यहाँ पे केवल सिंगल स्टेटमेंट ना हो, इसके नीचे हो सकता है और 2-3 स्टेटमेंट होते, और अगर हम उनको भी स्पेस छोड़ के लिखते, इंडेंटेशन दे के लिखते, तो मतलब वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन सही होगी। तो ये कंडीशन तो सही नहीं है। मान लीजिए यूजर ने x की वैल्यू दी 100, y की वैल्यू दी 200, तो x ग्रेटर देन y कंडीशन गलत है। फिर दूसरी कंडीशन चेक होगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन गलत है। दूसरी कंडीशन चेक करेगा इफ y इज ग्रेटर देन x, तो y की वैल्यू क्या है 200, x की वैल्यू क्या है 100, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ये कंडीशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट y इज ग्रेटर, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, y इज ग्रेटर, ये प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए इसके नीचे हम कुछ और लिखते हैं प्रिंट करके, मान लीजिए 2 और 3 सेंटेंस देते या कुछ और भी एक्सप्रेशन इवेलुएट कर रहे हो, तो वो सारी तभी इवेलुएट होती है जब ये कंडीशन सही होती है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने इफ़ के बाद यहाँ पे कॉलन लगाया है। कॉलन के बाद हम जो भी अगली लाइन देते हैं उसको हमेशा स्पेस के साथ देते हैं, क्योंकि वो उसके ब्लॉक में होती है। अगर कोई लाइन ब्लॉक में नहीं है तो हम नहीं देंगे, लेकिन जब भी हमने इफ लिखा है तो मतलब उसमें कोई ना कोई सेंटेंस उसमें कंडीशन पे इवेलुएट होगा, तो उस केस के लिए हम यहाँ पे स्पेस देते हैं। यहाँ पे भी हमने इफ लिखा तो देखिए यहाँ पे हमने कॉलन लगाया और यहाँ पे हमने स्पेस दिया। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम आउटपुट देगा, फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा, यूजर जो भी देगा, सेकंड यूजर जो भी देगा, फिर उस हिसाब से वो प्रिंट कर देगा। अब हम देखते हैं कैरेक्टर सेट क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकती है। उसी जो सेट है वैलिड कैरेक्टर्स का, उसी सेट को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। तो सारी लैंग्वेज सारे कैरेक्टर्स को समझ नहीं सकती, तो इसी वजह से कैरेक्टर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट, कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट जिसको वो लैंग्वेज समझ सकती है। तो अगर हम पाइथन की बात करें तो जनरली हम इसमें जो हमारे सारे लेटर्स हैं A से Z तक, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स A से Z,
डिजिट्स 0 से 9, स्पेशल सिंबल्स, ये सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया पाइथन के कैरेक्टर सेट। इंडेंटेशन का यूज मैंने अभी बताया कि इंडेंटेशन क्या बताता है कि कोई चीज़ किसी के ब्लॉक में है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया अभी प्रोग्राम में कि यहाँ पे हमने स्पेस दिया, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब ये चीज़ तभी एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन सही हो रही होगी। तो ये जो हमारा इफ़ का ब्लॉक है, ये पूरा हमारा क्या है इफ़ का ब्लॉक है। हो सकता है यहाँ पे 5 सेंटेंस हो, 6 हो, 1 हो, तो वो हमारा पूरा क्या है इफ़ का ब्लॉक है। तो इंडेंटेशन रिफर्स टू स्पेस अप्लाइड एट द बिगनिंग ऑफ कोड लाइन। तो किसी कोड लाइन के अगर हम बिगनिंग में कुछ स्पेस देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। तो बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे हमारी सी हो गई, तो उसमें हम इंडेंटेशन उसमें भी देते हैं, लेकिन वो मोस्टली हम तभी देते हैं कि वो हम चाहते हैं कि कोड थोड़ा हमारा मोर रीडेबल हो, हम उसको आसानी से समझ सकें। लेकिन पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब अलग होता है। पाइथन में इंडेंटेशन के थ्रू हम ब्लॉक को स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारा एक ब्लॉक है और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी। तो इस तरीके से हम इंडेंटेशन का यूज कर सकते हैं। पाइथन यूजेज इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो मान लीजिए पुराना वाला प्रोग्राम अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स में हमने वैल्यू इनपुट कराई एक इंटीजर, वाई में हमने एक वैल्यू इनपुट कराई इंटीजर, तो एक्स और वाई में दोनों वैल्यू तो आ गई, हमने चेक किया इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, फिर यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया, कोई इंडेंटेशन नहीं दिया, तो पाइथन प्रोग्राम हमारा एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कॉलन लगाया हुआ है। इस सिंबल को हम बोलते हैं कॉलन। तो यहाँ पे हमने कॉलन लगाया हुआ है, तो कॉलन का मतलब है कि अगली लाइन हमारी इंडेंटेशन में होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इंडेंटेशन नहीं दिया, पाइथन इसमें एरर देगा। फिर यही प्रोग्राम जो हमने पीछे देखा, अगर हमें और उसे सही से लिखना है तो हम यहाँ पे स्पेस देंगे या टैब देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। अब हम देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल हमने पहले भी देख लिया, जैसे यहाँ पे x था, x में हम कोई वैल्यू स्टोर करा रहे थे तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। y यहाँ पे क्या है एक वेरिएबल। वेरिएबल आर यूज्ड टू रिफर एन ऑब्जेक्ट एनी डेटा आइटम लाइक इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी, etc। तो यहाँ पे हम वेरिएबल से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिफर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिफर कर रहे हैं तो इंटीजर या फ्लोट भी रिफर कर सकते हैं। फ्लोट का मतलब होता है ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें हम डेसिमल आ रहा हो, जैसे मान लीजिए 3.14 हम लिखें तो वो क्या है हमारी एक फ्लोट वैल्यू। ऐसे हम लिस्ट भी सेव कर सकते हैं वेरिएबल में, डिक्शनरी भी सेव कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन वी असाइन अ वैल्यू टू इट। मान लीजिए हमने लिखा x = 5, तो वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया क्योंकि हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दी। तो वैल्यू रिफर्ड बाय अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मान लीजिए हमने x = 5 लिखा, फिर हम वही कर दें x = 6, तो अभी x किस वैल्यू को रिफर कर रहा है 6 को। तो ये हो गए हमारे। और पाइथन प्रोग्रामिंग में ये जो इक्वल वाला साइन होता है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इसमें असाइन हो रही होती है, तो यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर इक्वलिटी ऑपरेटर पाइथन में दूसरा होता है वो होता है डबल इक्वल का साइन, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम देखें तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसी वैल्यू को रिफर कर रहा होता है, किसी ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा होता है, और उसमें जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल हमारा क्रिएट होता है। अब वेरिएबल का नाम हमारा, वेरिएबल के नाम में हम क्या क्या दे सकते हैं, वेरिएबल के नाम में अलाउड कैरेक्टर्स जो हमने अपने कैरेक्टर सेट में देखे थे, इस जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, सारी डिजिट हो गई और अंडरस्कोर हो गया। तो मतलब स्पेशल सिंबल में हमारा केवल अंडरस्कोर अलाउ होता है एक वेरिएबल के नाम में। और जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए जो वेरिएबल का नाम, जैसे यहाँ पे तो हमने x दे दिया, मान लीजिए हमें कोई बड़ा नाम देना है, मान लीजिए हमें देना है प्रिंसिपल, या मान लीजिए हमें देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसमें मतलब हम क्या क्या अलाउ कर सकते हैं, तो ये सारे कैरेक्टर्स अलाउड होंगे। और जो पहला कैरेक्टर होगा शुड बिगिन विद एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो पहला कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, मतलब पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए वो डिजिट नहीं होना चाहिए। और वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड अभी हम आगे देखेंगे कीवर्ड क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं और उनको हम वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। और जो पहला कैरेक्टर होता है वो डिजिट नहीं होना चाहिए। तो कुछ वैलिड कैरेक्टर वैलिड वेरिएबल नेम अगर हम देखें तो हमारी नेम और एज ये दोनों वैलिड नेम है। और कुछ इनवैलिड नाम देखें, प्रिंट वैल्यू, यहाँ पे बीच में हमने क्या दे दिया, एक स्पेस दे दिया, ये हमारा इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नेम में हमने देखा केवल स्पेशल कैरेक्टर कौन सा अलाउड है, अंडरस्कोर। तो यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया, स्पेस अलाउड नहीं है। दूसरा 1_ जेंडर, 1 पहले कैरेक्टर पे आ गया, डिजिट पहले कैरेक्टर पे अलाउड नहीं है, इसीलिए इनवैलिड हो गया। अब देखते हैं किसी वेरिएबल में हम
अगर हमें वैल्यू असाइन करनी है तो मान लीजिए हमने a इक्वल टू 5 लिखा तो a में 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी। मान लीजिए हमें 2 या 3 से वेरिएबल में एक कॉमन वैल्यू असाइन करनी है। मान लीजिए हमने लिख दिया a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 3.14, तो ये जो 3.14 वैल्यू है वो a में भी असाइन हो जाएगी, b में भी असाइन हो जाएगी और c में भी असाइन हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर हमें एक ही सेंटेंस में 3 वेरिएबल्स को 3 डिफरेंट वैल्यू असाइन करनी है एक ही स्टेटमेंट में, तो हम कैसे कर सकते हैं, a, b, c इक्वल टू 20, 25, 30। मान लीजिए तो यहाँ पे a में क्या असाइन होगा 20, b में क्या असाइन होगा 25 और c में क्या असाइन होगा 30। तो आज की क्लास को हम यहीं पे अभी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के नोट्स देखेंगे। थैंक यू।